कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल के स्टूडेंट से होती है जिसका नाम गयोंगमिन है। वह स्कूल जाने के लिए उठता है, लेकिन वह हमेशा सोचता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि उसे स्कूल न जाना पड़े या फिर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए। असल में गयोंगमिन को मौत से डर नहीं लगता बल्कि स्कूल जाने से लगता है। आज जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है, वह देखता है कि उसका एक क्लासमेट देसुक स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान देने वाला है। इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। एक दिन क्लास में टीचर पढ़ा रही थी, लेकिन क्लास में एक टोनी नाम का लड़का था जिसके पापा एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। इसलिए वह क्लास में किसी से नहीं डरता था, यहाँ तक कि टीचर से भी नहीं। इसलिए टीचर जो पढ़ा रही थी उसे न पढ़कर वो अलग ही यूट्यूब से पढ़ रहा था। टीचर के मना करने के बाद वह उनसे बड़ी बदतमीजी से कहता है कि तुम्हें पढ़ाना नहीं आता, इसलिए मुझसे बकवास मत करो, जाओ जाके अपना काम करो। वहीं बैठे देसुक को ये पसंद नहीं आता और वह टोनी को एक जोर का मुक्का मारता है और कहता है कि तू अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता, अपने बाप की वजह से इतना उछलता है ना तू। देसुक की यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद वह बुरे लड़के उसे पकड़कर बहुत मारते हैं और इस दिन से ही टोनी गयोंगमिन को परेशान करने की बजाय देसुक को अपना शिकार बना लेता है। गयोंगमिन को यह अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वह चैन की सांस लेता है कि आज के बाद यह लोग उसे तो परेशान नहीं करेंगे। फिर टोनी देसुक को कुत्ते की तरह पकड़ के पूरे स्कूल में घुमाता है और बताता है कि आज से ये इस स्कूल का नया बंदर है। गयोंगमिन इन सब की शिकायत करने के लिए टीचर के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ के सारे टीचर को टोनी की हरकतों के बारे में पता है, लेकिन वह भी उससे डरते हैं। टोनी और उसके दोस्तों ने देसुक को इतना परेशान किया कि उसकी हिम्मत टूट गई और उसने आज छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद स्कूल में पुलिस आती है और टोनी को पकड़कर ले जाती है। गयोंगमिन को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन टोनी स्कूल वापस आ गया और देसुक के जाने के बाद उसने दोबारा से गयोंगमिन को परेशान करना शुरू कर दिया। गयोंगमिन को यकीन हो गया कि टोनी का पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वह भी आज मरने के लिए स्कूल की छत पर गया। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह छत से कूदकर अपनी जान दे दे। उसके पैर कांपने लगे। फिर जब वह नीचे आ रहा था तब एक लड़का उसे आकर पीटने लगा। वह लड़का कहने लगा कि तू भी मुझे पीट ले, वरना सबको रोकर बताएगा कि मैंने तुझे मारा है। बातों ही बातों में उस लड़के ने गयोंगमिन को इतना पीटा कि उसके मुंह से खून आ गया। गयोंगमिन ने उसे मारने की कोशिश की, पर वह नहीं मार पाता। लड़के ने कहा कि ले, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, इस बार मार दे। उसने जैसे ही आंखें बंद की, उसके गाल पर एक जोर का तमाचा बैठा जिससे उसकी पूरी बत्ती सी हिल गई। लेकिन यह चांटा गयोंगमिन ने नहीं, बल्कि इस काले कोट वाले आदमी ने मारा था। इसका नाम जिन है और वह यहाँ का नया टीचर है। ये लड़का अब गुस्से में आकर जिन पर हमला करता है, लेकिन जिन बड़े ही प्यार से उसे 2-4 चांटे और मारता है, जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाता है। सब बच्चे सोचने लगते हैं कि आखिर ये है कौन जिसने टोनी के दोस्त को बेहोश कर दिया। फिर वहां टोनी आकर उससे कहता है कि कोई टीचर बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता, अब लोग इसका वीडियो बनाओ। अब इसलिए सब लोग जिन का वीडियो बनाने लगे, लेकिन जिन कोई मामूली आदमी नहीं था। उसने दोबारा उस लड़के को उठाया और सबके सामने एक बार फिर उसे चटका दिया। तभी प्रिंसिपल आकर जिन को रोकता है और उसके बारे में पूछते हैं। तब वह बताता है कि मैं एजुकेशनल राइट प्रोटेक्शन ब्यूरो का इंस्पेक्टर नाम हाजिन हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि मैं ऐसे किसी ब्यूरो को नहीं जानता, तो जिन बताता है हाँ, यह अभी हाल फिलहाल में बनी है। तुम्हारे इस जैसे स्कूल को सुधारने के लिए जो एक बच्चे की मौत को दबाने के लिए पुलिस को भी रिश्वत दे देते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल जिन को समझाता है कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का लड़का भी पढ़ता है, अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो हमारे स्कूल के लिए अच्छा नहीं होगा। तब जिन कहता है ऐसा है तो फिर मुझे ही उसकी क्लास को पढ़ाने दो। इसके बाद जिन क्लास में जाकर कहता है कि बच्चों, आज से मैं तुम्हारा नया क्लास टीचर हूँ। अटेंडेंस लेने के बाद वह पूछता है, किसी को पता है देसुक ने अपनी जान क्यों ली थी? तभी वही लड़का उसका मजाक बनाने लगा कि उसने एग्जाम से डरकर अपनी जान दे दी। तभी जिन ने उसे सबक सिखा दिया और कहा कि मैं जैसा सोच रहा था ये क्लास बिल्कुल वैसी ही है। तुम्हारी क्लास का एक बच्चा मर गया और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है, इसलिए सब मेरे 3 गिनने से पहले पुशअप की पोजीशन में आ जाओ। लेकिन टोनी के मना करने से सारे बच्चे अपनी सीट पर बैठ गए। टोनी ने कहा कि सर, लगता है ये बच्चे आपसे ज्यादा मुझसे डरते हैं। तब जिन ने कहा, ये तो अच्छी बात है, मतलब मैं एक बच्चे को समझा दूं तो पूरी क्लास समझ जाएगी। इसके बाद उसने टोनी को थोड़ा खर्चा पानी दिया, जिससे टोनी की लुप लुप होने लगी और वो पुशअप लगाने लगा, जिसे देखकर पूरी क्लास भी मान गई। इसके बाद लंच का टाइम होता है। सारे बच्चे लाइन लगाए थे, लेकिन टोनी और उसके दोस्त बिना लाइन के खाना लेने लगे। वहां जिन उससे कहता है कि खाना लेना है तो लाइन में जाकर लग, लेकिन वह जबरदस्ती खाना उठाकर कूड़े में फेंक देता है। लेकिन तभी जिन ने उसके पिछवाड़े पर लात मारी, जिससे पूरा डस्टबिन उसके मुंह पर फैल गया। अरे मुझे माफ कर दो, मैं खाना बर्बाद होते हुए नहीं दे सकता। तुम्हारे तो कपड़े गंदे हो गए, लाओ मैं साफ कर देता हूँ।
तब जीन ने वह पोंछा, उसके सर पर वैसे ही रखा जैसे वह दूसरे बच्चों के सर पर रखता था। तुम तो बिल्कुल पापा की परी लग रहे हो। फिर छुट्टी के बाद सभी बच्चों को अपने अपने हिस्से की सफाई करनी थी, लेकिन टोनी अपना काम किए बिना ही घर चला गया और जाते समय उसने फिर गयोंगमिन को पीट दिया। लेकिन उसके पीछे पीछे जिन भी उसके घर चला गया, जहां वह उसके पापा रियो से मिलता है। जीन कहता है कि आपका लड़का अपने हिस्से की सफाई किए बिना ही घर चला आया। आप अपने भाषण में यही तो कहते हैं कि सबको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। टीचर के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपके बच्चे को उसके कर्तव्य का पालन करना सिखाऊं, इसीलिए मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। तब वो उसे कान से पकड़कर ले जाने लगा। तभी उसके पापा ने कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम जानते नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो। फिर भी जिन उसे स्कूल में ले जाकर टॉयलेट साफ करवाता है, लेकिन टोनी जानबूझकर अपना सर टॉयलेट में मारकर जख्मी कर लेता है ताकि उसके पापा उसकी मदद कर सके। अगले दिन वह उसके स्कूल में जाकर जिन पर उसके बेटे को मारने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वह कहता है कि मैंने उसे टॉयलेट साफ करने के लिए कहा था ना कि अपना सर उसमें मारने के लिए, क्योंकि अगर मैं मारता तो फिर चोट इतनी मामूली नहीं होती ना। ये सुनते ही रियो उसे धमकाता है कि मुझे पता है यह ERPV किसने बनाई है, मैं तुम्हारी 2 मिनट में छुट्टी करवा दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। इसके बाद टोनी और उसके दोस्त गयोंगमिन को पकड़कर पीटने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि उसी ने ERPV में इसकी शिकायत की थी। गयोंगमिन को लगा कि ERPV के आने के बाद भी कुछ नहीं बदला, इसलिए वह एक बार फिर छत पर मरने के लिए चला गया। लेकिन इस बार वह कूदने वाला था कि तभी जिन ने उसे पीछे से आकर खींच लिया और अपने साथ ले गया। जिन ने उसे कहा कि तुम टोनी की मार क्यों खाते रहते हो, वहां से तुम भाग जाया करो ना। इसलिए आज जिन उसकी भागने की ट्रेनिंग करवाता है और शाम को उसके साथ बाहर खाना खाने के लिए गया। वहां गयोंगमिन ने उसे कहा कि टोनी के पापा किसी को भी एक झटके में बर्बाद कर सकते हैं। तब जिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी पहुंच भी उससे कम नहीं है। जिन ने कहा कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें एक टीचर से मदद मांगनी चाहिए, हो सकता है ऐसा करने से तुम्हारे दुख कम हो जाए। इधर टोनी का पापा सीधा जाकर एजुकेशन मिनिस्टर से कहता है कि ये ERPV आपने बनाई है ना, आपने ऐसा क्यों किया। तब मिनिस्टर चोई बताते हैं कि आपको तो याद होगा 2 साल पहले एक टीचर को उसी के स्टूडेंट ने जान से मार दिया था जिसे वह पढ़ाती थी। आगे से फिर ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैंने ये ब्यूरो बनाई। रियो ने कहा कि आपने उसे देहान हाई स्कूल में क्यों भेजा, वहां मेरे बेटे को इसकी वजह से कितने तकलीफ हो रही है, आप तुरंत इसे बंद कर दीजिए। चोई ने कहा कि यह अभी नई बनी है, इसे बंद करने पर मेरी बदनामी होगी। ये सुनते ही वह उन्हें धमकी देकर जाता है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगा। फिर जब वह अपने चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचता है तो वहां सभी रिपोर्टर को पहले किसी ने बता दिया कि संसद रियो ने स्थानीय चुनाव जीतने के लिए रिश्वत दी थी। इससे सारे रिपोर्टर्स उसे तीखे सवाल करने लगे। तब अपना मुंह छुपाकर वो अंदर हॉल में चला गया, जहां उसे एजुकेशन मिनिस्टर मिले। उसे पता चला कि यह खबर चोई ने ही रिपोर्टर्स को दी थी। तब वह गुस्से में उनसे कहने लगा कि हम तो एक ही पार्टी में हैं, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। चोई ने बताया कि मुझे ERPV को बनाने में 2 साल लग गए और मैं एजुकेशन के साथ किसी को खिलवाड़ करते नहीं देख सकता। तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे बेटे को सबक सिखाने के लिए जरूरी थी। ये कहकर वह वहां से पूरे स्वैग के साथ चले गए। फिर सबको यह पता चला कि रियो एक करप्ट आदमी है और उसके बिगड़ैल बेटे ने स्कूल में एक स्टूडेंट को मार पीट करके अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया था और अपने पद का इस्तेमाल करके रियो ने केस को दबा दिया। टोनी के पापा को अरेस्ट कर लिया गया था, इसलिए अब स्कूल में टोनी की दादागिरी नहीं चलने लगी। यहाँ तक कि अब उसके दोस्त भी उसका ही मजाक बनाने लगे। तभी उसने कुछ ऐसा किया जिससे सभी बच्चे डर कर स्कूल के बाहर भागने लगे। वह अपने दोस्तों को क्लास में बंद करके जलाने की कोशिश कर रहा था। तभी जिन ने आकर उसे रोक दिया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि टोनी को अभी भी कोई पछतावा नहीं है, इसलिए उसने लाइटर जलाकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे आग टोनी की तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते वह आग की लपटों से घिर गया। वो जोर जोर से रो रो कर जिन से उसे बचाने के लिए कहने लगा। अपनी मौत को पास देखकर टोनी के चेहरे पर पहली बार पछतावा दिखा, इसीलिए जिन ने आग बुझाकर उसे बचा लिया। उसने कहा कि देसुख को भी मौत से डर लगता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन उसने फिर भी अपनी जान दे दी। पता है क्यों? क्योंकि वह तुम्हारी हरकतें तो बर्दाश्त कर ले रहा था, लेकिन जब तेरे बाप ने उसके पापा के बिजनेस को बंद करवा दिया तो उसकी फैमिली सड़क पर आ गई। उसने तुझसे मदद भी मांगी थी, लेकिन तूने मदद के बदले उसे मरने के लिए बोल दिया। जिन ने कहा कि तुझे भले ही अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन देसुख तो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अपने बनाए गए इस नर्क में आज से तू खुद जिएगा। ये कहकर जिन वहां से चला गया और फिर कभी लौटकर उस स्कूल में नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने अच्छे से जांच की और उन सभी आरोपी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद चोई और जिन एक पहाड़ी पर जाते हैं जहां पर एक लड़की की कब्र बनी हुई थी। वह दोनों उस कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और बहुत दुखी होते हैं।
बच्चों को सुधारने के ऐसे खतरनाक तरीकों के लिए कुछ लोग ईआरपीवी की तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में आकर उनकी बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन चोई और जिन भी जानते थे कि उनके इन तरीकों का विरोध जरूर होगा, इसीलिए यह पहले से ही तैयार है। इसके बाद चोई मीडिया को सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि कोरिया का एजुकेशन सिस्टम खराब होता जा रहा है। स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जाते, बल्कि वहां वो सट्टा लगाना, जुआ खेलना, नशा करना जैसी चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में गुंडागर्दी करने लगे हैं, जिससे टीचर भी उनसे डरते हैं। जब टीचर ही डरने लगेंगे तो वह बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। इसलिए स्कूलों में अनुशासन बनाने के लिए हमें कितना भी सख्त कदम उठाना पड़े तो हम उठाएंगे। इसके बाद हम बोंग नाम के स्टूडेंट को देखते हैं। आज वह नया एक स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये कोई आम स्कूल नहीं है। यहाँ बहुत गुंडागर्दी चलती है। आज पहले ही दिन कुछ बच्चों ने उसके नए जूते छीन लिए। जब वह अंदर गया तो वह जगह देखने में स्कूल कम गैंग का अड्डा ज्यादा लग रही थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब वह क्लास में गया तो वहाँ कोई नॉर्मल बच्चे नहीं बैठे थे, बल्कि ऐसे बच्चे जो देखने में झल्लाद लग रहे थे। उनके पूरे शरीर पर टैटू था। वो टीचर के सामने ही गांजा फूंक रहे थे। बोंग चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जब टीचर ने क्लास शुरू करी तो गैंग के लीडर सॉन्ग ने टीचर को डराकर क्लास से भगा दिया। इसके बाद वह अपनी पूरी गैंग के साथ एक दूसरे डिपार्टमेंट की गैंग से लड़ने चला गया। इस दूसरी गैंग का लीडर है चुनबे। वह भी कोई कम खतरनाक नहीं है। इसके बाद दोनों गैंग के बीच बहुत तगड़ी लड़ाई होने लगी। बोंग बेचारा साइड में खड़े होकर यह सब देख रहा था। तभी चुनबे ने गलती से बोगंग को चटका दिया, जिससे बेचारे की हालत खराब हो गई। वहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट भी था जो बिल्कुल बोंग की तरह शरीफ था। उसका नाम है योंगजू। योंगजू ने उसे बताया कि यह लोग आपस में इसलिए लड़ते रहते हैं ताकि एक बहुत बड़ी गैंग के लीडर जैंग को खुश करके वह उसकी गैंग ज्वाइन कर सके। जैंग इस स्कूल में ही पढ़ता है, लेकिन मैं बहुत कम स्कूल आता है। उस स्कूल का प्रिंसिपल आकर जिनको इसके बारे में बताता है कि इसने पूरे स्कूल में आतंक फैला कर रखा है। ये 12वीं क्लास के बच्चों का सरदार बनकर बैठा है। उसका जब मन होता है तब स्कूल आता है और जब मन होता है चला जाता है। बच्चों को जब पता चला कि जैंग गुंडागर्दी करके महीने के करोड़ों कमा रहा है, इसलिए सारे बच्चे पढ़ाई छोड़कर उसकी गैंग में शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे स्कूल में आकर इन बच्चों को सुधारें। जिन भी वादा करता है कि आप चिंता मत करें। कुछ ही दिनों में वह बच्चे आपस में मिलकर पढ़ाई करने लगेंगे। इधर गैंग वॉर में सॉन्ग की टीम हार जाती है, इसलिए वो गुस्सा होकर अपने ही लड़कों को मारता है। वह योंगजू और बोंग को ज्यादा मारता है क्योंकि वह दोनों ही थे जो नहीं लड़ रहे थे। इसके बाद वह उन दोनों को आपस में लड़ने के लिए कहता है। योंगजू जानबूझकर बोंग से हार जाता है क्योंकि हारने वाले को वो लोग पंचिंग बैग बनाकर प्रैक्टिस करेंगे और योंगजू को इसकी आदत थी, इसलिए उसने बोंग को बचा लिया। इसके बाद योंगजू को बहुत चोट लग जाती है, इसलिए बोंग खुद उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। वह दोनों साथ में उसके घर पर खाना खाते हैं और वह अब दोस्त भी बन जाते हैं। जहां बोंग कहता है कि तुम क्यों उन लड़कों से मार खाते हो, तुम बिना स्कूल जाए भी तो एग्जाम दे सकते हो। तब योंगजू ने बताया कि मैं गरीब हूँ, क्लासेस लेने के लिए मुझे सरकारी स्कूल में ही जाना पड़ेगा। खैर, अगले दिन जब वह स्कूल जाता है तो वहां पर उसे जिन मिलता है जो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि डरो मत, आज से तुम्हारी पढ़ाई के बीच ये लड़के रुकावट नहीं बनेंगे। तभी जिन ने वहां पर बोंग को पिटते हुए देखा। बोंग चुपके से कहता है कि सर, लड़के हमारी जाल में फंस गए हैं। हमें पता चलता है कि बोंग कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि ईआरपीवी का टीम मेंबर है जो इस स्कूल में अंडरकवर बनकर आया था। एक पल के लिए तो जिन भी उसे पहचान नहीं पाता। वह सोचता है कि चलो, मैंने सही आदमी को अपनी टीम में रखा है। इसके बाद बोंग प्लान के मुताबिक उन सभी लड़कों के पास जाकर उनसे कहता है कि अबे गली के कुत्तों, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। वह उन्हें बीच की उंगली दिखाकर वहां से भागने लगा, जिससे सारे लड़के उसके पीछे पीछे जिम के अंदर आ गए। वहां पर जिन पहले से ही मौजूद था, जिसने गेट पर ताला लगा दिया और बच्चों से कहा चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ, पढ़ाई करने का समय हो गया। लेकिन बच्चे भी कहाँ इतनी आसानी से मानने वाले थे। सॉन्ग धीरे धीरे गर्म होने लगा और मरने की बातें करने लगा। उन सबको लगा कि वह जिन को बड़े आराम से पीट देंगे, जैसे बाकी टीचर्स को पीटते हैं। लेकिन पीटना तो दूर, वह लोग जिनको छू भी नहीं पा रहे थे। वह लोग स्कूल के स्टूडेंट हैं, इसीलिए जिन उनसे बहुत प्यार से लड़ रहा था। सॉन्ग और चुनबे दोनों साथ में मिलकर हमला करते हैं, लेकिन अब मार खाने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। तब जिन ने सबको टाइम टेबल समझाया कि कैसे वह सिलेबस पूरा करने के लिए दिन रात रगड़ के पढ़ाई करेंगे। जिन जैसे ही टीचर को बुलाने के लिए जाने लगा, सॉन्ग और चुनबे का कीड़ा फिर से उछलने लगा। लेकिन इस बार भी दोनों की कुटाई हो गई। इसके बाद टीचर वहां पर पढ़ाने के लिए आते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में लेक्चर देते हैं, लेकिन वहां पर किसी के पास किताब नहीं थी। इसलिए जिन ने सबको बोर्ड पर लिखी चीजों को खुद के हाथों से लिखने के लिए कहा। लेकिन इस बार चुनबे ने बहाना बनाया कि मेरे पास तो पेन ही नहीं है। तब जिन ने कहा कि तुम अपने खून से लिख सकते हो।
चलो खून निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यह सुनकर सारे बच्चे जल्दी जल्दी लिखने लगे, लेकिन तब तक लिखने का टाइम खत्म हो गया और जिसने भी नहीं लिखा था उसको जिन ने लाइन में लगाकर खर्चा पानी दे दिया। धीरे धीरे सारे बच्चे बात मानकर चुपचाप पढ़ाई करने लगे, लेकिन सॉन्ग खड़े होकर कहने लगा कि यह पढ़ाई लिखाई हमारे किसी काम नहीं आने वाली। इसलिए जिन उसकी बात मानकर प्रैक्टिकल करवाने के लिए ले गया, जहां उन्हें एक कार के बारे में पढ़ाया गया। टीचर ने कहा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले अपना काम करें और मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले इसकी ब्रेक ठीक करें। सॉन्ग ने बदतमीजी से कहा कि मेरे से ब्रेक ठीक नहीं हो पाएगी। अब जिन को गुस्सा आ गया कि इन चमगादड़ों से कुछ नहीं होता, उसने सॉन्ग और चुनबे को कार में बिठाया और एक तूफानी ड्राइव पर ले गया। जीन ने इतनी खतरनाक गाड़ी चलाई कि वह दोनों बस डर के मारे पैंट में मूतने ही वाले थे। बाकी बच्चे जो जिन को कार चलाते हुए देख रहे थे वह बहुत खुश हो गए। कहने लगे, सर आप तो क्या खतरनाक गाड़ी चलाते हो, मजा आ गया। इधर विपक्षी पार्टी का नेता हुआंग इस बात से बहुत परेशान था कि ईआरपीवी बहुत फेमस हो रही है, इसलिए वह इंस्पेक्टर जिन की डिटेल्स निकलवाता है, जिससे उसे पता चला कि जिन पहले एक आर्मी सोल्जर था, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें कुछ पता नहीं चला। इधर स्कूल में योंगजू सबको पढ़ाता है क्योंकि वही पढ़ने वाला बच्चा था, इसीलिए क्लास के बाद सॉन्ग उसे मारने लगा। लेकिन जब वहां पर जिन आता है तो योंगजू कहता है कि मेरी ही गलती थी, आप इन्हें छोड़ दो। इसके बाद योंगजू बोंग का शुक्रिया करता है। वह कहता है कि तुम ही ने इंस्पेक्टर को खबर करके यहाँ बुलाया है ना। फिर रात में सॉन्ग और चुनबे वॉशरूम से वहां से भागने की कोशिश करते हैं ताकि वह जैंग से मिल सके। तभी वहां पर बोंग आ जाता है, इसलिए वह दोनों जबरदस्ती उसे भी पकड़कर अपने साथ ले गए। वहां चुनबे जैंग को बताता है कि बॉस, स्कूल में बहुत बड़ी आफत आ गई है, एक इंस्पेक्टर आया है जो हमारे कामों में दखल अंदाजी कर रहा है। ये सुनकर जैंग खुद उनके साथ चलने का फैसला करता है। इसलिए जब चुनबे और सॉन्ग वापस आते हैं तो वह फिर चौड़े होकर जिनसे कहते हैं कि ओ सर, आज तो आपके पकौड़े लगने वाले हैं। इसी बीच जैंग अपनी बाइक से वहां जबरदस्त एंट्री मारता है। अपने बॉस को देखकर सारे बच्चे फिर से अपने रंग में आ गए और चौड़े होने लगे। जिन ने कहा कि तो तुम हो इस स्कूल के नामचीन गुंडे, तो फिर दिखाओ अपनी ताकत। ये सुनकर जैंग ने उस पर जोश जोश में हमला किया, लेकिन पहले तो वह पिट गया, पर दूसरी बार उसने जिन को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। यह देखकर सारे बच्चे जैंग के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। ये सभी खुश हो ही रहे थे कि उन्होंने देखा जिन भी पीछे उनकी खुशी में तालियां बजा रहा है। मतलब जिन को कुछ भी नहीं हुआ था, वह तो उनके साथ मजाक कर रहा था। जिन को सही देखकर सारे बच्चे फिर से डरने लगे। जिन ने जैंग को बताया कि मैंने तुम्हें यहाँ जानबूझकर आने दिया है ताकि मैं तेरा गेम बजाकर इन बच्चों को दिखाऊं कि गुंडागर्दी करना कितनी बुरी बात है। इसके बाद जिन ने उसे बड़े प्यार से उसके मुंह पे टिप्पी मारकर उसकी अकड़ निकाल दी। अब वो कुछ भी नहीं कर पाया। इसी बीच जैंग की गैंग के सैकड़ों लड़के स्कूल के बाहर आ गए। उन्हें वहां पर देखकर जैंग खुश हो गया। जिन ने उन्हें गेट पर ही रोककर कहा कि अगर तुम में से कोई स्टूडेंट है तो मुझे बता दो, मैं रहम करके कम मारूंगा, वरना तुम सब बहुत पीतोगे। जैंग बेचारा डर के मारे अपनी कुर्सी को साइड में ले गया। उसने लास्ट वार्निंग दी कि स्कूल एक पढ़ने की जगह है, तुम में से किसने भी अगर अंदर आने की कोशिश की तो वह बिना टूटे बाहर नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये सुनते ही सारे गुंडों ने जिन पर हमला कर दिया, लेकिन जिन अकेला ही उनसे भिड़ गया और एक एक करके उन सब की हड्डी पसली तोड़ दी। ये सारे स्टूडेंट जिन को इतनी खतरनाक तरीके से लड़ते देखकर बहुत ज्यादा डरने लगे। यहाँ तक जैंग डर के मारे कांपने लगा। यह बच्चे जिन्हें बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे थे, उन सब को जिन ने अकेले ही पीट दिया। यह देखकर सारे बच्चे उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। जिन ने कहा, मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। तब वह सारे योंगजू से माफी मांगने लगे और उसने भी बड़ा दिल दिखाकर उन्हें माफ कर दिया। जिन ने उन्हें समझाया कि तुम पढ़ना नहीं चाहते तो तुम मत पढ़ो, ये तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन तुम किसी और के रास्ते का कांटा भी मत बनो। इसी बीच पुलिस वहां आई और सब गुंडों को गिरफ्तार कर ले गई। इधर एक मीडिया डिबेट में विपक्षी पार्टी का नेता हुआंग चोई से सवाल करता है कि जिन एक मिलिट्री का बंदा था और आप उसे इस्तेमाल करके बच्चों को पिटवा नहीं सकते, यह तो एक तरह की तानाशाही है। चोई ने जवाब दिया कि आजकल के बच्चे दरिंदे बनते जा रहे हैं, तो उनको सुधारने के लिए एक दरिंदे की ही जरूरत होगी। इसके बाद वह घोषणा करते हैं कि आज से हर स्कूल में टैटू बनवाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है और स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा मोटरसाइकिल नहीं ला सकता, और कोई भी गुंडागर्दी करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद ऑफिस में बोंग चोई को बताता है कि जब मैं स्टूडेंट बनकर उस स्कूल में रह रहा था तो मेरी जेब से भी बहुत पैसे खर्च हो गए। वह उन्हें खर्चों की पूरी लिस्ट बताता है। मंत्री जी उसे कहते हैं कि तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे, चिंता मत करो तुम। इधर विपक्षी पार्टी के नेता हुआंग को एक बात पता चलती है जिससे वह बहुत हैरान होता है। असल में 2 साल पहले जिस टीचर को उसके स्टूडेंट ने मारा था,
वह लड़की और कोई नहीं बल्कि जिन की मंगेतर और शिक्षा मंत्री की बेटी थी। इसी बीच जिन अपने वो दिन याद कर रहा था जब वो अपनी मंगेतर के साथ था। एक दिन वो कहीं जा रहे थे तो उसकी मंगेतर गायोन देखती है कि कुछ बच्चे स्कूल टाइम में सिगरेट पी रहे हैं। गायोन टीचर है, इसलिए उन बच्चों को डांटती है, जिससे पता चलता है कि वो बच्चों का भला चाहती है। लेकिन एक दिन उसके क्लास के एक चुल नाम के लड़के ने उसे ही चाकू मार दिया। चुल ने अदालत में बताया कि गायोन मैम इतनी अच्छी थी कि मुझे उनसे प्यार हो गया, लेकिन उन्होंने मेरे प्यार को नहीं समझा। अब कम उम्र होने की वजह से अदालत ने उसे सिर्फ 4 साल की सजा सुनाई, जिससे जिन का कानून से भरोसा उठ गया और उसने खुद ही इंसाफ करने का फैसला किया। जब चुल कोर्ट से बाहर निकला तो जिन ने उसे कार से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन चोई ने बीच में आकर उसे रोक लिया। जिन उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहता था, लेकिन चोई ने उसे समझाया कि ये पागलपन मत करो, मैं जल्दी शिक्षा मंत्री बनने वाला हूँ, फिर मैं एजुकेशनल राइट प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाऊंगा जिसमें रहकर तुम मेरी मदद कर सकते हो। और इसी दिन से जिन ने कसम खा ली कि वो अब से किसी टीचर के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। खैर, आज इन लोगों को एक ऐसा केस मिला जिसमें एक टीचर पर एक लड़की के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा था, जिसके बाद टीचर ने इस्तीफा देकर आत्महत्या कर ली। लेकिन इसमें उस टीचर को सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। उस लड़की के बयान पर ही उसे आरोपी साबित कर दिया गया, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस है। 6 लाख फॉलोअर होने की वजह से वो क्लास में ही हमेशा लाइव स्ट्रीम करती रहती है। लेकिन आज टीचर मिस रूमी ने उसकी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी और कहा कि चलो पढ़ाई करने का वक्त हो गया है। लेकिन येरी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कुछ ही देर में एक ऐसी वीडियो अपलोड किया जिसमें ये दिख रहा था कि रूमी एक स्टूडेंट को टॉर्चर कर रही है। रूमी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो उसके बालों में चिंगम फंस गई थी तो मैं कुछ बाल काट कर निकाल रही थी। वहां पर येरी के क्लास टीचर मिस्टर को ने उनसे कहा कि आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। इसके बाद वो येरी के पास जाकर कहते हैं कि जो तुमने ये हरकत की है, मैं जानता हूं तुमने इस वीडियो को एडिट करके अपलोड किया है, क्योंकि ये करते हुए मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था। येरी को अपने टीचर की ये बात भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो बाहर निकलती है और अपने कपड़े जानबूझकर फाड़कर एक वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि मेरे क्लास टीचर ने मेरे साथ गंदा काम किया है। वो बहुत फेमस थी, इसीलिए कुछ ही देर में कमेंट में सभी लोग उसके क्लास टीचर को गालियां देने लगे। इधर मिस्टर को ये वीडियो देखकर बहुत हैरान होते हैं कि आखिर येरी ने ऐसा क्यों किया। कुछ ही देर में उनके पर्सनल फोन पर लोग उन्हें मारने की धमकी देने लगे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग उनके घर के आगे इकट्ठा हो गए। मिस्टर को से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बहुत खतरनाक फैसला लिया। वो अपनी कार में गए और आत्महत्या कर ली। अगली सुबह कार में उनकी डेड बॉडी मिलने से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। उनको मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। कुछ लोग उनके अंतिम संस्कार पर जाकर तोड़फोड़ करने लगे। ये सब देखकर रूमी तुरंत येरी के पास जाकर उसे कहने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया, मिस्टर को ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें नहीं पता कि येरी अभी भी लाइव स्ट्रीम करके झूठे आंसू बहाकर उन्हें बदनाम कर रही है। इसके बाद प्रिंसिपल ने इस केस को दबाने के लिए येरी से कहा, लेकिन बदले में येरी ने रूमी को अपना क्लास टीचर बनवा लिया ताकि वो उन्हें रोज परेशान कर सके। इधर ये सारी कहानी सुनकर इन्होंने फैसला किया कि वो उस स्कूल में जाएंगे, लेकिन वो एक लड़कियों का स्कूल था, इसलिए जिन वहां नहीं जा सकता और न ही वो बोंग को लड़की बनाकर भेज सकता है। इसीलिए ये काम करने के लिए उसने हानरिम नाम की एक इंस्पेक्टर उस स्कूल में टीचर बनाकर भेजी। हानरिम दिखने में बहुत सीधी सादी लगती है, इसलिए जब उसका क्लास में इंट्रोडक्शन होता है तो कोई भी बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता। उधर येरी अपनी लाइव स्ट्रीम में बिजी थी और बाकी बच्चे उसकी चापलूसी में लगे थे। तभी एक लड़की हानरिम का मजाक बनाने के लिए पूछती है कि मैम, आप इतनी सुंदर हो, क्या आपने सर्जरी करवाई है? तब हानरिम उन्हें कुछ ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर सारे बच्चे की बोलती बंद हो गई। वो कहती है कि मैंने अपनी छाती कम करवाई है, पर इस क्लास की लड़कियों को तो सर्जरी की जरूरत नहीं है। फिर हानरिम सभी बच्चों से अपना अपना फोन जमा करने के लिए कहती है, लेकिन येरी बीच क्लास में लाइव स्ट्रीम कर रही थी। 1-2 बार कहने के बाद जब वो नहीं मानी तो हानरिम ने एक जोर की किक मारकर उसका फोन तोड़ दिया और उसने सबको बताया कि वो ERPV की इंस्पेक्टर है और जिसने भी दादागिरी करने की कोशिश की तो मैं उसे छोटी से पकड़कर बहुत घसीटूंगी। इसके बाद पूरे स्कूल को ERPV ने अपने कब्जे में ले लिया और सब जगह कैमरे लगा दिए। इधर जिन स्टाफ रूम में जाकर सभी टीचर से कहता है कि मैं चाहता हूं आप सब मुझे वो बात बताएं जो बात आप बच्चों के डर से छुपा रहे हैं। आप कुछ भी बताना चाहते हैं तो लिखकर मुझे बता सकते हो, क्योंकि आजकल बच्चे टीचर को बदनाम करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इधर हानरिम क्लास के सभी बच्चों को ग्राउंड में ले जाकर सजा के तौर पर एक्सरसाइज करवाती है। इसके बाद ये तीनों मिलते हैं, जहां पर जिन बोंग का परिचय करवाता है तब हानरिम उसका हाथ कस के दबा देती है। जिन बताता है कि ये बहुत ही सनकी किस्म की है, लेकिन हानरिम, तुम ध्यान रखना, यहाँ पर किसी की जान नहीं लेनी। उनकी बातें सुनकर बोंग सोचने लगा कि मैं कहां इन दोनों सनकी लोगों के बीच फंस गया। इसके बाद सभी बच्चों का सफाई करने का टाइम होता है, लेकिन येरी कहती है कि ये काम हमारी टीचर रूमी करती हैं। तब हानरिम उसकी गुद्दी पकड़कर कहती है कि बनवाऊ तोए मंत्री,
चुपचाप क्लास की सफाई कर। इसके बाद बोंग सभी बच्चों का सोशल मीडिया खंगालता है ताकि उन्हें पता चले कि किसी टीचर के बारे में बच्चों ने झूठी चीज पोस्ट की है, जिससे पता चला कि बच्चों ने रूमी की चुपके से बहुत सारी फोटो लेकर गलत कैप्शन लिखकर वायरल कर रखी है। बेचारी रूमी को इसके बारे में तो बिल्कुल खबर नहीं थी। वो ये सब देखकर बहुत परेशान होती है। इसके बाद हानरिम एक बार फिर पूरी क्लास को पनिशमेंट के लिए ग्राउंड में ले गई। इसके बाद एक लड़की अपने सभी दोस्तों से कहती है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि येरी के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी ने नहीं देखा, तो ये झूठ भी तो हो सकता है। लेकिन तभी वहां येरी आ गई, जिससे वो चुप हो गई। इधर रूमी सोशल मीडिया पर अपने बारे में इतनी बुरी बुरी बातें देखकर डर गई, इसलिए उसने ये टीचर की नौकरी छोड़ने का फैसला कर ही लिया था कि अगले दिन स्कूल में उसने देखा येरी उसके पास आकर बड़ी इज्जत से बात करती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो सुधर गई हो। जब रूमी क्लास में पढ़ाने गई तब भी सब बच्चे उसकी बात सुनकर पढ़ रहे थे और उसकी बात भी मान रहे थे, जिससे वो अब पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। लेकिन हानरिम ने उन्हें चेतावनी दी कि ये येरी हो सकता है नाटक कर रही हो, आपको सावधान रहना होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रूमी उसकी अच्छी बातों में आ गई। जाते वक्त उसे येरी मिली, जिसने कहा कि मैम, हमारे बीच बहुत गलत फहमियां थीं, क्यों ना हम एक लाइव स्ट्रीम करें और सबको बताएं कि अब हमारे बीच सब सही हो गया है। आप वहां पर ERPV की करतूतों के बारे में भी बताना, जिससे बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन वो ऐसा कुछ करती इससे पहले ही जिन उनसे मिलता है और कहता है कि आप कब तक इन बच्चों के सामने इतना कमजोर बनकर रहेंगी। तब वो जिन को सभी पोस्ट दिखाती हैं जिसमें उन्हें बदनाम किया गया था। वो सोचती है कि ऐसे वो हमेशा जालिम टीचर बनकर रह जाएंगी, जिसे जिंदगी भर सफाई देनी पड़ेगी। वो कहती हैं कि मुझे इन बच्चों से डर लगता है कि कहीं मेरा हाल भी मिस्टर को की तरह ना हो जाए। जिन बताता है कि मेरी मंगेतर भी एक टीचर थी जिसे उसी के स्टूडेंट ने मार डाला। वो ये भी बताता है कि हम यहाँ पर आपके स्टूडेंट के कहने पर ही आए हैं, जिन्होंने आपको बचाने की गुजारिश की थी। माना कि सभी स्टूडेंट एक जैसा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट आपकी तरह येरी से डरते हैं कि रूमी मैम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो हम क्या कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले जैसी रूमी बन जाएं, जो किसी से नहीं डरती थी। इसके बाद जब वो क्लास में जाती है तो येरी उन्हें लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहती है, लेकिन रूमी साफ मना कर देती है। वो येरी को बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहती हैं, लेकिन जब वो नहीं आती तो रूमी उसे घसीट कर बोर्ड के पास लाती है। फिर भी येरी जब सॉल्व नहीं करती तो रूमी उसे डंडे से मारती है। यहाँ पहली बार येरी उनसे डरती है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है। रूमी का इतना बदला हुआ अंदाज देखकर हानरिम उनके लिए जोर जोर से सीटी बजाती है। फिर येरी घर जाकर रूमी को बर्बाद करने के लिए जैसे ही कुछ पोस्ट करने वाली होती है, तभी उसके अकाउंट से सारी पोस्ट डिलीट हो जाती हैं और अपने आप ही एक अनकट वीडियो अपलोड होता है, जिसमें दिखता है कि वो मिस्टर को झूठे यौन शोषण केस में फंसाने वाली है। इस तरह उसके फॉलोअर्स भी उसकी सच्चाई जान गए। असल में ये सब बोंग ने उसका अकाउंट हैक करके किया था। इसके बाद येरी अपना बदला लेने के लिए सीधा रूमी के घर पहुंच गई। उसने एक चाकू उठाकर रूमी पर हमला कर दिया, जिससे वो बालकनी से नीचे गिर गई। लेकिन तभी जिन वहां पहुंचा और उनके नीचे टकराने से पहले ही सारा फोर्स अपने शरीर पर ले लिया। जिन की ऐसी हालत देखकर हानरिम भी येरी को नीचे फेंकने लगी, लेकिन उसने गुस्से को रोका और उसे डराकर ऊपर खींच लिया। इधर जिन को होश नहीं आ रहा था, सब परेशान हो गए, लेकिन हानरिम ने कहा, एक्टिंग मत करिए, आर्मी ट्रेनिंग में इससे ऊपर से कूदते हैं। जिन तुरंत उठ गया, लेकिन कूदने और गिरने में फर्क होता है, इसलिए उसके सर से तेज खून बहने लगा। खैर, इधर विपक्षी पार्टी के नेता ह्वांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को ये बताया कि 2 साल पहले जिस टीचर की मौत हुई उसके पिता शिक्षा मंत्री हैं और जिन उसका मंगेतर है, ये लोग ERPV बनाकर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना बदला पूरा कर रहे हैं। चोई और जिन को जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला तो उनका रिएक्शन कुछ भी नहीं था, लेकिन हानरिम यह जानकर बहुत हैरान थी। जिन उसे बताता है कि तुमने जो सुना है वह बिल्कुल सही है। इधर ऑफिस में चोई ने देखा कि बोंग अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन लिख रहा है, क्योंकि वह यहाँ पर बहुत परेशान हो चुका है। ये देखकर भी चोई ने उसकी एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं दी। फिर इसके बाद उन्हें एक और केस मिलता है, जिसमें एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को सबके सामने मारा। इसलिए ये लोग अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके उस स्कूल में पहुंच गए। उस टीचर को जिसे स्टूडेंट ने मारा था, उसका नाम छुन है और वह बहुत फेमस और अच्छा टीचर है। उसके इस स्कूल में आने के बाद ये स्कूल बहुत फेमस हो गया। जिन जब उनसे मिला तो वह भी खुश हो गया, क्योंकि उसने भी उनसे ही ऑनलाइन लेक्चर लेकर अपना एग्जाम पास किया था। यहाँ तक कि जिन आज भी उनकी इज्जत करता है और उनके पढ़ाने के तरीके को बेस्ट मानता है। वहाँ के दूसरे टीचर भी उसकी तारीफ करते हैं। वह जिनको बताते हैं कि वह ऐसे टीचर हैं जो रात रात तक बच्चों के साथ जाकर उनकी मेहनत में साथ देते हैं। इसके बाद वह छुन से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट ने आप पर हाथ उठा दिया। तब छुन ने बताया कि उससे एक गलती हो गई, PTM में सबके पेरेंट्स आए थे, बस
उस स्टूडेंट के नहीं, इसलिए मैं उनके घर चला गया। उसके पेरेंट्स एक रेस्टोरेंट चलाते थे और मैं खाना खाने लगा। वह इतनी बिजी थे कि मैं उनसे बात नहीं कर पाया। खैर, इधर हानरिम उस स्टूडेंट से मिलने जाती है जिसने छुन पर हाथ उठाया था। इसका नाम योनहू है। योनहू अभी भी बहुत गुस्से में था। वो उस टीचर को और मारना चाहता है। वह हानरिम से भी बदतमीजी से बात करता है तो वह सोचती है कि यह कितना नालायक स्टूडेंट है, लेकिन बोंग ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है, वह तो एक टॉपर है। यह सुनकर हानरिम योनहू से पूछने गई कि एक टॉपर अपने टीचर पर हाथ कैसे उठा सकता है। बहुत पूछने के बाद वह बताने लगा कि जब से छुन मेरे पेरेंट्स के रेस्टोरेंट गया, मेरा रेस्टोरेंट बंद हो गया। किसी ने उनकी कंप्लेंट कर दी। ऐसी हालत में भी मेरे पेरेंट्स ने एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर लगाया, लेकिन जब यह बात छुन को पता चली तो ट्यूशन टीचर ने भी मुझे पढ़ाना छोड़ दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके बाद हानरिम ये सब जिन को बताने के लिए गई, लेकिन वह तो अपने टीचर छुन के अंदाज में खोया हुआ था और हानरिम के सामने उसी की तारीफ कर रहा था। इसलिए हानरिम को गुस्सा आ गया कि आप तो बस उसी की तरफदारी कर रहे हो, कहीं ये सच तो नहीं है कि आप टीचर को बचाकर अपना बदला पूरा कर रहे हो। ये सुनकर जिन ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर उसे और गुस्सा आ गया और वह रात में गुस्सा उतारने के लिए फील्ड में बस भागती रहती है। तभी हम हानरिम का पास्ट देखते हैं। जब वह स्कूल में थी तो उसे भी कुछ बच्चे बुली करते थे, बहुत मारते थे। एक दिन वह बच्चे उसे अकेले में पकड़कर पीट रहे थे, तभी वहां पर जिन आ गया जो हानरिम के लिए एक अजनबी था। बच्चे कहते हैं कि सर, हम तो दोस्त हैं, बस मजे कर रहे हैं। तब जिन ने हानरिम से पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? अगर मदद मांगने से भला होता है तो मदद मांग लेनी चाहिए। हानरिम ने मदद मांगी और जिन ने सबको पीट कर उसे बचा लिया। खैर, इधर जिन एक बार फिर छुन से मिलने गया और इस बार उसने कहा कि टॉप 11 स्टूडेंट आपसे पढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत अमीर परिवार से आते हैं और यही स्टूडेंट एक प्राइवेट कोचिंग में भी जाते हैं। लेकिन हर बार योनहू टॉप करता है जो उस कोचिंग में नहीं जाता। तो सर, मुझे तो लगता है इस मारपीट की वजह से अगर योनहू को एग्जाम नहीं देने दिया गया तो सबसे ज्यादा फायदा तो उस कोचिंग को होगा। उनके बच्चों की रैंक सुधर जाएगी या फिर एक सुजान नाम की लड़की को जो टॉप 10 में आ जाएगी। यह सुनकर छुन का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। वो ये भी बताता है कि इससे पहले हम एक गर्ल्स स्कूल में थे। वहाँ येरी नाम की एक लड़की थी जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसने इस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपने उसे एग्जाम देने नहीं दिया और उसकी जगह पर सुजन एडमिशन हो गया जो आपकी ही क्लास में है, क्योंकि उसके पेरेंट्स अमीर हैं। और अभी आप योनहू के साथ भी ऐसा ही कर रहे हो ताकि वो टॉप न कर पाए। असल में जिन जब जेल में येरी से मिलने गया था तो येरी ने उसे बताया कि छुन बहुत खराब टीचर है। वह मुझसे कह रहा था कि तुम जैसे नाली के कीड़े आगे कभी नहीं जा सकते, और शायद यही वजह थी कि येरी टीचरों से नफरत करती थी। जिन छुन को बताता है कि योनहू की चिंता आपको बहुत ज्यादा है ना, तो वह अपना एग्जाम जरूर देगा। स्कूल में सूजन ने देखा कि योनहू स्कूल वापस आ गया, इसलिए वह अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ सीधे जाकर छुन को धमकाती है कि योनहू स्कूल वापस कैसे आ गया। तुम्हें पता है ना, इस एग्जाम में मेरी बेटी का टॉप करना जरूरी है। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे देती हूँ तो मेरी बेटी पीछे कैसे है? छुन कहता है, आप मुझ पर भरोसा रखिए, आपकी बेटी ही टॉप करेगी। इधर हानरिम अभी भी जिन से बहुत गुस्सा थी। तभी बोंग उसे बताता है कि आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। जब से जिन सर येरी से मिलकर आए हैं वह छुन पर नजर रख रहे हैं। ये सुनकर हानरिम को एहसास हुआ कि उसने जिन को गलत समझ लिया, इसलिए वह फिर चिल्लाकर ग्राउंड में भागने लगी। जब वहां जिन आता है तो वह उस पर चिल्लाती है कि आपने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैंने आप पर शक किया। इसी बीच वहां पर पुलिस आ गई जो उन्हें बच्चों पर हिंसा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर ले गई। इधर चोई के ऑफिस में भी छापा पड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, यह कहकर कि उन्होंने यह संस्था अपने बदले की भावना से बनाई है। सब लोग बात करने लगे कि ERPV अपनी छवि सुधारने के लिए एक टीचर को फंसा रही है। इधर जेल में जिन भी जानता था कि उस टीचर की पहुंच बहुत आगे तक है, ये सब तो होना ही था। इधर छुन उस कोचिंग में जाता है जहां उसकी क्लास के बच्चे पढ़ते थे। हम देखते हैं कि वह ट्यूशन टीचर वही है जो योनहू को पढ़ाता था। वहां पर सूजन की मम्मी आई थी। छुन ने उसे होने वाले एग्जाम की आंसर शीट भेजी और कहा कि यह अपनी बेटी को याद करवा देना। अगर वह इतना भी नहीं कर पाई तो वह टॉपर नहीं बन पाएगी। इधर पुलिस स्टेशन में बोंग को भी पकड़ लिया गया, लेकिन मंत्री चोई ने कहा, इससे पूछताछ करके कोई फायदा नहीं, उसे छोड़ दो, ये वही करता है जो हम कहते हैं। वहां मंत्री ने कहा कि अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन लेकर आओ, मैं साइन कर दूंगा। यही चाहते थे ना तुम? बोंग कहता है कि अब मेरा मन बदल गया है, लेकिन चोई फिर भी उसे एप्लीकेशन लाने के लिए जोर देते हैं। इसके बाद वो और जिन उस पर साइन कर देते हैं। अगले दिन स्कूल में एग्जाम शुरू होते हैं और छुन सबको क्वेश्चन पेपर देता है। सूजन ने इतनी भी मेहनत नहीं की कि वह आंसर याद करके आए, बल्कि वो तो उंगलियों पर आंसर लिख कर लाई थी। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद इन सबको जेल से छोड़ दिया गया और चोई को एक एजुकेशन बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ा, जहां सब लोगों ने उन्हें तीखे सवालों से घेर लिया कि वह अपना बदला पूरा कर रहे हैं। इधर एग्जाम की आंसर की चेक हुई
तब छुन ने देखा कि सूजन को 0 मार्क्स मिले हैं। वह तुरंत हो रहे दूसरे एग्जाम को रुकवाने पहुंच गया। तभी वहां जिन पहुंच गया और सब बच्चों को एग्जाम देने के लिए कहा। छुन ने कहा कि एग्जाम पेपर बदल गया है, हमें ये दोबारा करवाना होगा। जिन ने बताया कि यह पेपर ERPV ने ही बदले हैं। छुन हैरान हुआ कि वह तो जेल में बंद थे, तो फिर यह किसने किया। असल में उस दिन बोंग के एप्लीकेशन पर साइन करने के बहाने से जिन ने उस पर लिखा कि वह एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बदल दे। इसके बाद वह रात में स्कूल जाकर वैसा ही करता है जैसा जिन ने उसे कहा था। छुन फिर भी एग्जाम को रुकवाने लगा। तब जिन ने उसका हाथ मरोड़ के उसे बाहर फेंक दिया। तब जिन स्कूल में अनाउंसमेंट करके बताता है कि एग्जाम पेपर क्यों बदले गए। वह बताता है कि ओरिजिनल पेपर के हिसाब से सूजन ने बिल्कुल ठीक आंसर लगाए, लेकिन पेपर बदलने से उसे अब 0 मिले हैं। जिन ने बताया कि हमने पेपर नहीं बदले, बल्कि क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज कर दिया था। तभी वहां पर एक ऑडियो चलने लगी जिसमें छुन सूजन की मम्मी को आंसर सीट देने की बात कर रहा था। असल में उस दिन डील के वक्त उनकी टेबल के नीचे माइक लगा था। अब छुन की पोल खुलने से सारे बच्चे उसके विरोध में आ गए और वह टीचर भी जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। योनहू भी उसकी पोल खुलने से बहुत ज्यादा खुश था। इधर मीटिंग में चोई सवालों के घेरे में थे। हुआंग खुलासा करता है कि उनका इंस्पेक्टर जिन ने उस आरोपी चुल को जान से मारने की कोशिश भी की थी, जो कि कानून का उल्लंघन करना है। तभी चोई को पता चलता है कि छुन को आरोपी घोषित कर दिया गया है। इसलिए वह खुलकर सबको बताते हैं कि हमारी ERPV ने एक बड़ा खुलासा किया है कि छुन पर लगाए गए सारे आरोप सही साबित हुए हैं। वह बहुत पहले से ही बच्चों के माँ बाप से पैसे लेकर एग्जाम के सवाल लीक करता आ रहा है। चोई उन सभी बच्चों के माँ बाप के नाम भी बताते हैं जिन्होंने पेपर खरीदे। वह साबित कर देते हैं कि ERPV ने अपनी छवि सुधारने के लिए जानबूझकर एक टीचर को नहीं फंसाया, बल्कि टीचर की पोल खोलकर उन्होंने उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जो मेहनत करके एग्जाम में टॉप करते हैं। फिर जब यह तीनों अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके उस स्कूल से जा रहे थे, तब योनहू उनके पास आकर उनका धन्यवाद करता है। साथ ही उस स्कूल से छुन के सारे पोस्टर और किताबें हटा दी गईं और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन जिन ने सबसे पहले उसे येरी के सामने पेश किया, क्योंकि उसी की वजह से येरी गलत रास्ते पर चली गई थी। वहां पर येरी उसे बहुत ही गंदी गंदी गालियां देती है और अपना पूरा गुस्सा उतारती है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। इसकी आगे की कहानी आपको इसके अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके हाइप कर दें।